हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए, दोनों के लिए तैयारी करवा रही हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से साइंस का क्लास लेके आई हूँ। ये जूनियर साइंस का पोर्शन है। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पेपर 2 में मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर मैथ एवं साइंस को चुना है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी क्लासेस छूटे ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से साइंस वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, कॉलम ए को कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। इसमें जो इधर रोग दिए गए हैं, इधर पूछ रहा है कि जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है या फिर बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से। चलिए देखते हैं। इसमें पहला है मलेरिया। मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताई थी मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से होने वाली और भी बीमारियां हैं। एक मलेरिया है, दूसरा है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा है, याद रखिएगा। ये कौन सी बीमारी होती है, सोने की बीमारी होती है, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। फिर है चेचक, किससे होता है। चेचक का मैं बोली थी, ऐसे बीमारियां ज्यादातर जिनके टीके उपलब्ध है, जिनका जो है वैक्सीनेशन होता है, ये किससे होती है, वायरस से होती है। ऑप्शन नंबर बी का सेकंड में जाएगा। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। दाद किससे होता है, कवक से होता है। कवक से और भी जो बीमारियां मैं बता दूं आपको। कवक से दाद है, खाज है, खुजली है, गुनोरिया है, सिफिलिस है, ये सब चीजें कवक से होती हैं। और जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं, जो जीवाणु से होते हैं, टीबी होता है, निमोनिया होता है, टाइफाइड तो बताया ही है। और बाकी वायरस से चेचक है, कोविड है, जितने भी मतलब पोलियो है, रेबीज है, जितने भी वैक्सीनेशन वाले बीमारियां होती हैं वो सब वायरस से होती हैं ज़्यादातर। फिर देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है, जो मक्खन का पिघलना होता है, मेल्टिंग ऑफ बटर, क्या होता है, ये एक रासायनिक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या ये रिवर्सिबल है और केमिकल है। केमिकल इसमें यूज हो रहा है, मक्खन के पिघलने में नहीं हो रहा है, ये गलत है। फिर है चीनी का क्रिस्टलन एक भौतिक अनुत्क्रमणीय है। भौतिक है लेकिन अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल, मतलब जिसको रिवर्सिबल वो होता है जिसको, जैसे मान लीजिए, देखिए फिजिकल एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या इन्वॉल्व होता है, केमिकल इन्वॉल्व होता है, जैसे स्टमक में फूड का पचना, HCl इन्वॉल्व होता है। और फिजिकल चेंज जो होता है वो होता है, उसमें जो चीज़ें होती वो चेंज नहीं होती हैं, इसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कपूर होता है, मोम जला दिए आप, मोम जब जलता है, जलने के बाद ऐसे ऐसे यहाँ पे टपक जाता ना, फिर से उसको रिवर्स किया जा सकता है, तो ये होता है फिजिकल चेंज। रिवर्सिबल इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कागज का जल जाना, क्या आप चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। तो बोला चीनी का क्रिस्टलन एक भौतिक एवं, भौतिक तो है, फिजिकल चेंज है चीनी का क्रिस्टलन, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन अनुत्क्रमणीय नहीं है, इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है। इसको पुराने वाले फॉर्म में फिर से चीनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर है आयोडीन का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला हो जाएगा, केवल सी, ओनली सी इज करेक्ट, केवल सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक रेलगाड़ी 31 अगस्त को 13:40 पे, आपको पता होगा, मैं इससे पहले वीडियो में बताई, 13:40 मतलब कि PM वाला टाइम है, ये 12 में से घटाएंगे तो किस पे जा रही है, 1:40 पे। फिर है गुवाहाटी से चलना प्रारंभ करती है और 2 सितंबर को, ये 31 अगस्त को चलती है, 1 को चलती है, इसके बाद 2 को भी चलती, 2 को चलती है, 2 को पहुंचती है। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। और 2 सितंबर 2 सितंबर को कब पहुंचती है, 15:20 पे, 15:20 पे 2 सितंबर को पहुंचती है। इस 1:40 PM पे 1 सितंबर को कितना घंटा हो गया, 24 घंटे हो गए। अब 1:40 PM ये भी है, सारे टाइम जो है PM में है। जब 1:40 हो गया PM, तो 2 तारीख को भी 1:40 PM आया होगा। ये 15:20 है ना, जो 12 3 15, इसको 3:20 कर लीजिए, आप घटा लीजिए, तो 1:40 तक आया होगा। आप 2 को भी, तो कितना हो जाएगा, फिर 24 आवर जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 48 आवर हो गया। अब क्या है, अब 1:40 तो हो गया 2 को, अब 1:40 से फिर 3:20 भी बजा, इसके बीच कितना टाइम हो जाएगा, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट और जोड़ना होगा, 48 1 49 घंटे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 40 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए घंटे में,
40/60 भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1.6 के करीब आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 0.6 आवर, ये 2 ऊपर है ना, 3, 1.6 नहीं होगा, 0.6 होगा। तो ये जो टाइम हुआ 49.6 आवर लगभग हो गया टाइम। अब फिर इसको मिटा लेते हैं, फिर से देखते हैं। ठीक है, रेड वाला कर लेते हैं। टाइम क्या बोल रहा है, औसत चाल, डिस्टेंस दिया है, आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 2084 किलोमीटर है। ठीक है, आवर में कितना निकला था, ये टाइम कितना निकला था, 49.6, 49.6। इससे भाग देंगे आप, ये 41 या 42 के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट वाला है सही है, 42 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, भाग दे के देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राणी उद्यान और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सही अंतर कर रहा है। जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य होते हैं, इसमें जो वहाँ के वहीं के स्पेस के जो स्थानिक मतलब क्षेत्र के जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको रखा जाता है। लेकिन जो प्राणी उद्यान होते हैं, इनको बाहरी दुनिया से भी ला ला के रखा जाता है। चलिए देखते हैं, एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य में स्थानिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु रहते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि एक प्राणी उद्यान में दुनिया भर से लाए गए जंतुओं को रखा जाता है, बिल्कुल सही है। जो प्राणी उद्यान होते हैं बड़े लेवल का है, वन्य प्राणी वहीं के स्थानिक के लिए है, स्पेशल वाली चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान में ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये ग्लोब है आपका, ये ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे जो भी जीव पाए जाते हैं, उनके जो है टेम्परेचर को, उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनको ताकि वो सर्वाइव कर पाए, उनका जो स्किन होता है ना, उसके नीचे क्या होता है, फैट होता है, फैट का एक लेयर होता है। और उनके जो वाइट फर होते हैं, इनके पास वाइट फर होते हैं इनके पास, जो इनके जो है मतलब टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देते। और इनके पंजे जानते हो कैसे होते हैं, ये नुकीले होते हैं, ताकि ये बर्फ वाले एरिया में जब चलें तो उसमें चुभ जाएं और ये फिसलन ना रहे। बड़े बड़े पंजे होते हैं, नुकीले होते हैं। और इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं, श्वेत लोम बिल्कुल सही है। गंध सूंघने की प्रबल क्षमता बिल्कुल सही है। त्वचा के नीचे वसा की एक परत बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला संकीर्ण नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सही हो जाएंगे। क्या बोल रहा है, प्राणियों से संबंधित नहीं है, जो संबंधित नहीं है वो होगा संकीर्ण एवं छोटे पंजे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। गलत वाला पूछ रहा है, संकीर्ण एवं छोटे पंजे पतले नहीं होते, चौड़े चौड़े होते हैं, प्लस फर टाइप के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला सही हो जाएगा, संकीर्ण एवं छोटे पंजे, नैरो एवं स्मॉल पॉज। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है। सही को कथन चुनिए, जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको चुनना है। फिर सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, नहीं होता जीवित कोशिका। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या इसमें कोशिका भित्ति होता है, जब जो सेल वाल है, कब होगा, जब सेल होना चाहिए ना। प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक ही नहीं होता, फिर उसकी भित्ति कहाँ से आएगी, उसका वाल कहाँ से आएगा, तो ये नहीं होता। इसको मतलब इसका खंडन कर रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। सभी जीवित कोशिकाओं में एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, फिर यही खंडन कर रहा है इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका। सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य होता है, फिर है सभी जीवित कोशिकाओं में हरित लवक होता है, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, यही सही है। और ये सभी जीवित कोशिकाओं में हरित लवक होता है, सभी जीवित कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है साइनोकोबाल, साइनोकोबाल में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ये इसका खंडन ये कर रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सभी जीवित कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य होता है, बिल्कुल कोशिका द्रव्य सब में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसका 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का पैरामीटर होता है, इतना तक का ही ये नापता है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर तापी उबलते जल का तापमान मापने के लिए प्रयुक्त है। उबलते जल का तापमान कितने पे उबलेगा जल, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या डॉक्टरी होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस पे तो 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही टेम्परेचर मेजर होंगे ना, तो ये 100 तक कैसे जाएगा, ये गलत है। प्रयोगशाली ताप मापी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, केवल बी। नेक्स्ट देखते हैं,
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है लॉडी विलियन जो साल्टी सॉल्यूशन होते हैं विद्युत का एक मतलब इलेक्ट्रिक का वो कंडक्टर होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि जो साल्टी होते हैं उनमें जो क्या आयंस पाए जाएंगे, लौड़ को घोलने पर आयनों में विघटित हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्ट्रिविटी कहीं कंडक्ट हो रही है मतलब आयंस जरूर प्रेजेंट होंगे, और जो साल्टी सोल्यूशन है इसमें आयंस होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वदा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? रियल प्रतिबिंब नहीं बनाता, वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है। ये समतल दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। सेकंड वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 70 है। एक पात्र में कोई एक बीकर है, लिए गए जल में ये इतना इसका डायमेंशन है कि एल्यूमिनियम की एक क्षण डूबोने पर डूब जाती है। क्षण डूबो रहा है, क्षण का आकार कैसे होगा, ऐसे होता है ना। ये जो डूबना तैरना ये सब किस पे निर्भर करता है, स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करता है। ये टोटल घनत्व पर ही नहीं निर्भर करता है, स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करता है। नहीं तो जो नाव होता है उसको उस शेप में नहीं बनाया जाता, गोल भी बनाया जा सकता है, किसी भी कोई भी शेप दिया जा सकता था, लेकिन उसी शेप में क्यों बनाया गया। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं छड़ को तैरने में मदद कर सकती हैं? पात्र में अधिक जल डाल जाए, जरूरी नहीं है, जल कम है वही बोली ना, घनत्व से जरूरी नहीं है। फिर है, छड़ को नाव की आकृति का आकार दिया जाए, पुनः आकार दिया जाए, बिल्कुल सही है। ये जो क्षण ऐसे है ना, इसको क्या बना दिया जाए, नाव की आकृति का बना दिया जाए, ताकि क्या हो, नाव की आकृति का बना दिया जाए। जब मैं आपको बता दूं तैरने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जो तैरने के लिए होता है ना, इसमें जितना इसका सरफेस एरिया, जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तैरने का जो चांसेस होगा उतना बढ़ जाएगा। एक तो ये होता है। एक और कॉन्सेप्ट बता दूं घनत्व वाला। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वाटर है, नदी है, कुछ भी है, ये तैर रहा है, तो इसका जो घनत्व डी होगा ना, इसका जो घनत्व होगा ये मोर होना चाहिए, किससे, एज कम्पेयर टू ये जो थिंग्स है, वस्तु है, इससे घनत्व इसका ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए इसका घनत्व डी वन है और इसका घनत्व डी टू है। जब डी टू क्या होगा, डी टू इज लेस देन, जब D2 इज लेस देन D1 तब ये तैरेगा, और जब D2 इज इक्वल टू D1 तब भी ये तैरेगा। लेकिन जैसे ही D2 क्या होगा, D2 इज ग्रेटर देन D1, देन ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा उसमें। तो घनत्व जो तैर रहा है ना उसका या तो इक्वल हो या तो कम हो, जिसमें तैर रहा है उससे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ तो मुझे पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे पहले मैं जो अभी घनत्व वाला कॉन्सेप्ट बताई हूँ, इससे प्रीवियस ईयर जब मैं करवाती रही थी इससे पहले वाला, तो उसमें इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। मैं देख रही हूँ जब से प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, पैटर्न एकदम हूबहू फॉलो हो रहा है, क्वेश्चन बस चेंज हो रहा है। ये समझ लीजिए क्वेश्चन के जो वर्ड है, सेंटेंस है, ये चेंज हो रहा है, बाकी जो पैटर्न है ना बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है। गुड़गांव से कोलकाता जा रहे हैं इतने बजे, ये वाला क्वेश्चन तो हर हाल में आ ही रहा है। और ये जो घनत्व वाला तैरने पे एक क्वेश्चन बन ही रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, केवल बी सही हो जाएगा। इसको पुनः आकार दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको कॉलम ए से फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। चाक पाउडर एवं जल, ये पृथक्करण की विधि है, अलग करना है। किसको किस विधि से अलग करेंगे, चलिए देखते हैं। चाक पाउडर जल को छान लेंगे, पहले का तीसरा किस में है, दो में है। फिर देखते हैं कपूर और नमक, ये क्या होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। ऊर्ध्वपातन वो होता है जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो होता है जिसमें कोई मान लीजिए वस्तु है, वो मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो कपूर क्या है, सॉलिड है, ये गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, ये ऊर्ध्वपातन से चेंज होगा, ये गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, फिर है चीनी और जल। चीनी और जल को क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। कोई भी सोल्यूशन है उसको रख दिए, चीनी का कुछ पोर्शन नीचे गाढ़ा गाढ़ा क्रिस्टल के रूप में हो जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा, वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपाउंड का सबसे प्योर फॉर्म उसका क्रिस्टल फॉर्म होता है। वसा एवं क्रीम को, जो बटर होता है क्रीम होता है, इसको अब केंद्रित किया सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको अलग करते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में ये होता है, मैं आपको बता दे रही हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन में ये होता है जो भारी कण होते हैं वो, मान लीजिए ये है, ये हम मथे, ये जो क्रीम है ऊपर आ गया और जो मट्ठा नीचे बैठ गया ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये भारी है, भारी कण
भारी कण जो है नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के कण होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। जब हल्के कण भारी कण में इस प्रकार से मिले हुए होते हैं उनको मत के अलग करना पड़ता है, ये अपकेंद्रण होता है। ऑप्शन नंबर ये इसमें जाएगा अपकेंद्रण में। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसमें जा रहा है। और ये किस में जा रहा था, ये छानने वाले में जा रहा था, कपूर नमक उत्पादन वाले में, चीनी और जल क्रिस्टलाइजेशन वाले में जा रहा था। देखें बी का चौथा, नहीं ये वाला गलत हो गया ऑप्शन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा, बी वाला नहीं होगा। देखिए बी का चौथा चाहिए ना, बी का चौथा यहाँ पे नहीं, तीसरा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, मिलान सही है, ऑप्शन मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। गैसें तीव्रता से अन्य गैसों में विसरित होते हैं। बिल्कुल, जो गैसेज होती हैं इनके बीच में स्थान इतने ज़्यादा होते हैं ना, प्लेसेस, इनके अणु इतने दूर दूर होते हैं कि एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाती हैं। ये एक दूसरे में, यहाँ पे मान लीजिए कोई गैस है, यहाँ पे कोई गैस है, ये दोनों आई आपस में एकदम इजिली तरीके से मिल जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, क्योंकि इनके बीच में स्थान बहुत ज़्यादा होता है। फिर है, गैसें तीव्रता से अन्य गैसों से विसरित होती है। बिल्कुल सही है, गैसों में बृहद अंतराणविक बल होता है। अब दोनों ऑप्शन सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन एक बार बना था, मैं कोई एग्जाम देने गई थी, जिसमें बोला था कि जब एक गैस दूसरे गैस से मिलता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसमें ऑप्शन में था डिफ्यूजन। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। जो सही स्टेटमेंट है उसकी पहचान कीजिए। क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं, नहीं। फिर है, क्षार फिनाल्फ्लेन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। फिर है, क्षारों का पीएच मान 7 से नीचे होता है। ये मान लीजिए पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू को किसने दिया था, सोरेनसन ने। कब दिया था, 1909 में। ये है, ये मान लीजिए पीएच स्केल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, नहीं 7 होता है यहाँ पे। 0 से इधर स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3। इधर क्या होता है, एसिडिक होता है। 7 से ऊपर क्या होगा, बेसिक होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्षार नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, बिल्कुल गलत है। इसके पहले मैं आपको बताई थी मेथिल ऑरेंज में क्या होता है, फिनाल्फ्लेन में क्या होता है, लिटमस पेपर में क्या होता है, आप देख लीजिएगा, मैं डिटेल में बताई हूँ। इससे सारे भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हो जाएगा। इसमें देखिए बेस का क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये गलत हो गया। क्षार जो होता है वो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, मैं आपको बताई थी, ऐसे बताई थी। बेस है, बी से ब्लू कर देता है, ये ऐसे याद कर लीजिएगा ट्रिक से। बी से बेस, बी से ब्लू कर देता है। लेकिन ये एसिड को क्या करता है, रेड कर देता है। ठीक है, ठीक है। और फिनाल्फ्लिन है, गुलाबी रंग देता है, बिल्कुल सही है। और एसिड को क्या करता है, फिनाल्फ्लिन एसिड को रेड कर देता है। ठीक है, एसिड को रेड कर देता है। फिर है, ये स्वाद में खट्टे नहीं होते, ये कड़वे होते हैं। कहाँ खट्टे होते हैं, चलिए एक बार फिर से मैं मेथिल ऑरेंज के भी साथ बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। क्षार फिनाल्फ्लेन के साथ गुलाबी रंग देता है। फिनाल्फ्लेन जो होता है, इससे पहले बता देती हूँ, क्षार को क्या कर देता है, ये पिंक कर देता है, लेकिन एसिड को क्या करता है, रंगहीन कर देता है। वहीं जो मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज ORANG, इसी नाम से ट्रिक करके याद करिएगा। ये एसिड को क्या कर देता है, एसिड को क्या कर देता है, रेड कर देता है। ए से एसिड, ए से ऑरेंज है ना, इसमें रेड कर देता है, एसिड को रेड कर देता है। लेकिन जो बेस होता है उसको क्या कर देता है, मेथिल ऑरेंज बेस को पिंक कर देता है। ठीक है, ये मेथिल ऑरेंज भी पिंक करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है। फिनाल्फ्लेन जो है क्षार को गुलाबी कर देता है, लेकिन एसिड को क्या करता है, रंगहीन कर देता है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, शब्द के सही उस समुच्चय को पहचानिए जो दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करेगा। मानव में नर हार्मोन, जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो उन्हें बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। इसका सही पहले में हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर है, और मादा हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन, और फिर यहाँ एस्ट्रोजन आ जाएगा। फिर ग्रंथि द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन के नियंत्रण, मैं आपको बोली थी जो हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है, उस पर कौन करता है, मास्टर ग्रंथि करता है, पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, इसलिए तो इसका नाम मास्टर ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सीधी रेखा आलेख नहीं है। चलिए देखते हैं, किसी समान त्वरित का दूरी समय आलेख, दूरी ये डिस्टेंस ये होगा, टाइम ये हो गया, समान त्वरित बोल रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, ये गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ये सीधी रेखा नहीं जाएगा। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विरामावस्था में किसी वस्तु की दूरी समय आरेख, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। विराम कब होगा, जब टाइम तो बढ़ता जाए, टाइम ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो,
डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट, ये सीधी रेखा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, एक परिवर्तनीय वेग से गति करती हुई वस्तु का वेग समय और एक वेग है, ये वेग है और ये टाइम है। वेग टाइम वेलोसिटी और टाइम का ये आरेख बन गया ना। क्या बोल रहा है, अपरिवर्तनीय वेग, ये जो वेलोसिटी है ये ऐसे कांस्टेंट रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम थोड़ी रुकेगा, तो इसका भी सीधी रेखा बन रहा है। फिर देखते हैं फोर्थ वाली, मैं इसलिए चारों ऑप्शन बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, मतलब सेम टू सेम वही आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन बना दे, ये ऑप्शन बना दे, तो इसलिए मैं चारों ऑप्शन बता रही हूँ। ठीक है, समान त्वरण से किस गति करती वस्तु का वेग समय आरेख, वेलोसिटी टाइम है। क्या बोल रहा है, समान त्वरण से, मतलब त्वरण किसे बोलते हैं, इसके लिए ये पहले जाना है। वेग परिवर्तन को, दर को त्वरण बोलते हैं। वी में वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो उसे त्वरण बोलते हैं, लेकिन कह रहा है कि समान त्वरण होना चाहिए, वेलोसिटी मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये सीधी रेखा का ग्राफ बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। पूछ रहा सीधी रेखा का ग्राफ किसमें नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 76 वाला। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, प्रायः अधात्वीय अम्लों से अपक्रिया नहीं करती। फिर है, धात्विक ऑक्साइड प्रकृति से क्षारीय होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, धात्विक बोलते हैं, ये बेस बनाते हैं, बेसिक होते हैं ये, बेसिक। और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मतलब ये गलत हुआ। फिर प्राय धात्विक जल से अपक्रिया नहीं करते, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही वाला पूछ रहा है। ठीक है, और अर्थात जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्टिव नहीं उतने होते हैं भाई, ये जल के साथ, एसिड के साथ क्रिया उरिया नहीं करते। ठीक है, अधात्वीय ना तो हाँ ये ना ही डक्टाइल होंगे और ना ही इनमें आघात वर्धनीयता ये सब नहीं आती है। ये मतलब ये सीट के रूप में होता नहीं, इसमें फैलाव नहीं होता, इसमें चमक नहीं होता, इनको एक तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता, यही होता है डक्टाइल और ये सब क्वालिटीज जो होते हैं। फिर इस पे मैं पिछले वाली क्लास में भी क्वेश्चन करवाई थी, उस टाइम आंसर था उसका करनाल, क्योंकि उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस था। नीचे दिए गए चार्ट 1991 और 2021 के दशक के अवधि का जनवरी से जुलाई तक के किसी भारतीय शहर का औसत मौसम दिया गया है। ये मौसम जो टेम्परेचर दिया गया है इससे बताना है कि किस भारतीय शहर का है। इसमें हम इसको लगाने का एक तरीका होता है कि इसमें हम सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर देख लेंगे, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, फिर देख लेंगे कि किस एरिया के हिसाब से मिल रहा है। सबसे लोवेस्ट -1.7 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होगा इसमें से सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे माइनस में पहुंच जाता है वो कहाँ होता है, शिमला में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, शिमला। कोच्चि कहाँ पड़ता है, केरल में। आपको पता होगा केरल इधर है, किनारे किनारे समुद्र है, समुद्र के पास के एरिया में इतनी ठंड नहीं पड़ेगी कि -1.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाए। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है मीडियम में होता है। करनाल कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा का प्लेस है। यहाँ पे गर्मी ही पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स 10 डिग्री सेल्सियस तक डाउन होता है टेम्परेचर, माइनस में नहीं जाता। जोधपुर राजस्थान में, वहाँ तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है, उर्वरकों के बारे में, जो उर्वरक होते हैं उनके बारे में बता रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है, इसको फोकस करिएगा कि कहाँ कौन सही पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। यह कार्बनिक लवण है, ये पौधों के पोषक से अति समृद्ध होते हैं, सही है, ये भी सही है। फिर है, ये मृदा को खाद प्रदान करते हैं, ये गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, मृदा को खाद प्रदान। खाद को क्या बोला जाता है, ह्यूमस। ह्यूमस किससे मिलता है, मिट्टी को। ये जब छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं ना, इनसे इनको ह्यूमस मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मिलान करने वाला है। पाचन तंत्र, मानव के पाचन अंगों के स्तंभ हाँ, ये जो पाचन अंग है और इनका क्या कार्य है यही मिलाना है। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। मुंह में क्या होता है, स्टार्च का शर्करा में विघटन, बिल्कुल जो स्टार होता है इसको शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है मुंह में ही। फिर है, टैलिन एंजाइम मुंह में ही पाया जाता है। आमाशय में क्या होता है, आमाशय में सीएल पाया जाता है। ये क्या करता है, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। पाचन रस को कार्य करने में सहायता के लिए अम्ल का स्राव, हाँ अम्ल एसिड एसीएल छोड़ता है। अब देखते हैं बी का चौथा, बी का पांचवा है, ए का चौथा किसमें है, बी का पांचवा, ए का चौथा। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। और भी बता देती हूँ, यकृत होता है, पित्त का स्राव करेगा ये। और जो वसा की हाँ अभी ये कल ही बताई थी मैं, फैट का पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, ये अवशोषण के लिए लंबे होते हैं, ठीक है, दीर्घ रोम इसमें पाए जाते हैं। और बड़ी आंत क्या हो जाएगा, ये बड़ी आंत में जल, कभी कभी पूछ लेता है बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, तो किसी का वैसे पाचन नहीं होता। जो बड़ी आंत में है बस जल और कुछ लवण होते हैं, उनको उससे कर लिया जाता है, क्योंकि पाचन की जो क्रिया है वो छोटी आंत में ही कंप्लीट हो जाती है, अप्रॉक्स स्टमक में ही। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूती, इस पे भी क्वेश्चन बना था, बस चेंज हुआ था थोड़ा सा पैटर्न। सूती कपड़ों से संश्लेषित कपड़े जल्दी सूखते हैं, ऐसे था। जो संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े बने होते हैं, उनकी जो वाटर अटेनिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। जब वो वाटर ही अटेन नहीं कर पाएंगे तो क्या जल्दी नहीं सूखेंगे? तो सूती कपड़ों से जल्दी सूखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सही है। संश्लेषित कपड़ों में बड़े छिद्र होते हैं, इसलिए नहीं, गलत है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला सही होगा, टिक नहीं हुआ था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्लास सिक्स के एक शिक्षक ने प्रथम परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर और तत्वों और यौगिकों के संपर्कों को समझाते हुए पदार्थ के गुणों का शिक्षण आरंभ किया। इस पाठचर्या में इनके में से कौन सी वैधता का उल्लंघन हुआ? किसका उल्लंघन हुआ? कॉग्निटिव का उल्लंघन हुआ, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन से मतलब चीजें स्टार्ट कर दी। कॉग्निटिव का मतलब होता है समझ, होता है क्रिएटिविटी, ये सब चीजें करवानी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित स्तंभ ए को कॉलम बी से मिलाना है। अवलोकन करना क्या होता है? इसका सही आंसर क्या है, चलिए देखते हैं। अवलोकन करना, विभिन्न वस्तुओं के बीच समानताओं को पहचानना। बिल्कुल, अवलोकन मतलब पहचानना ही होता है, ठीक है। ए का चौथा किसमें है? ए का चौथा दो में है। परिकल्पना करना, परिकल्पना करना मतलब अवलोकनों को कुछ नियम एवं संपत्तियों को समझाने में प्रयास करना। बिल्कुल। फिर है बी का पहला हो जाएगा। सी वाला देखते हैं, अनुमान करना क्या होता है? प्रतिमानों का उपयोग कर अज्ञात स्थितियों का, हाँ बिल्कुल, अनुमान उसी के बारे में करते लगाते हैं जिस स्थिति के बारे में हमें पता नहीं होता। अगर जिस स्थिति के बारे में हमें पता ही चल गया, हम अनुमान क्यों लगाएंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ वाला। संप्रेषण करना क्या होता है? संप्रेषण करना होता है परिणामों को आलेखों एवं सारणियों इत्यादि द्वारा दर्शाना। संप्रेषण का मतलब ही होता है दर्शाना, अपनी बातचीत रखना, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना खुद को। अभिकल्पना करना मतलब कार्यपरक निर्देश देना, निदर्श बनाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए अब। पेडागोजी है, सब्जेक्ट पेडागोजी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वंचित स्थितियों का अपने विद्यार्थियों को शिक्षण करते हुए प्रकाश संश्लेषण को समझाने जा रहे हैं टीचर। कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को परिभाषित करना आरंभ किया। ये गलत कर रही है, ठीक है। तत्पश्चात प्रकाश संश्लेषण के वांछित विभिन्न कारकों को जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु सूचीबद्ध किया। तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों को समूह योजना में व्यस्त किया। ये सब जो पहले करनी चाहिए थी वो बाद में किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने आगामी कुछ दिनों में प्रत्येक कारक का महत्व स्वयं स्वयं जांचा। बच्चों को भी इंगेज करना चाहिए था इसमें। जांच आधारित शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से आप किस योजना का किस प्रकार आकलन करेंगे? जांच के हिसाब से हमें आकलन करना है, किस हिसाब से करेंगे? चलिए देखते हैं किस हिसाब से करेंगे इसका आकलन। इसका आकलन करेंगे, पहला है योजना उपयुक्त है क्योंकि संप्रत्यय उपयुक्त तो नहीं है। फिर है योजना अनुपयुक्त है क्योंकि शिक्षिका को प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, ये नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया फैक्चुअल चीजें बाद में देनी है। योजना उपयुक्त है, गलत है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला। योजना अनुपयुक्त है क्योंकि ये आदेशात्मक है, इसमें टीचर्स का रोल ज्यादा हो जा रहा है, खोज का, एक्सप्लोरेशन का कोई अवसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है। एक शिक्षिका चाहती थी उनके विद्यार्थी एक सरल दोलक के आवर्तकाल पर लंबाई के प्रभाव की जांच करें। जो सरल दोलक होता है उस पे लंबाई पर क्या फर्क पड़ता है, ये इसकी जांच करें। फिर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को ऐसा प्रयोग सेटअप करने का मार्गदर्शन दिया, प्रयोग करवा दिया। फिर जिसमें सभी स्थितियों में रुचि के कारक को छोड़कर, रुचि के कारक ये गलत कर रहे हैं, छोड़कर बाकी सभी कारकों को स्थिर रखा गया। अच्छा, स्थिर रखा गया, सही है, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए सेटअप किए गए प्रयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। दोलक का आवर्तकाल एक निर्भर परिवर्ती है। बिल्कुल, जो दोलक का आवर्तकाल होता है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आवर्तकाल मतलब टी होता है, ये निर्भर होता है किसी न किसी वेरिएबल पर। अगर जो वेरिएबल वो चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसलिए निर्भर परिवर्ती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है। निम्नलिखित कथनों को में से अनुमानित को पहचानिए, अनुमिति को पहचानिए, ठीक है। सभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। किसी जाति की जितनी संतति पर्यावरण पोषित ना कर सके, उससे अधिक संसद का उत्पन्न होना उनके अस्तित्व के लिए उनमें अधिक संघर्ष पैदा करता है। ये होता है अनुमिति। अनुमिति का मतलब क्या होता है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इन्फ्रेंस होता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 है, विज्ञान की किसी कक्षा में समूह क्रियाकलाप आयोजित करने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है। जो विज्ञान का मतलब क्लासरूम है उसमें क्रियाकलाप जो एक्टिविटीज हो रहे हैं इनमें से क्या पर्पज उसका नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में सेकंड वाला, विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए, बिल्कुल बच्चों में एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर जो जेलेसी वाली भावना है वो उत्पन्न होगी, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के लिए प्रोत्साहित करो, प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है, जब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809-1882 22 वर्ष के थे तब वे एक समुद्री यात्रा पर निकले। कहाँ जा रहे हैं? समुद्री यात्रा पर। यात्रा के दौरान किए गए उनके अध्ययनों ने पृथ्वी पर जीवन की विविधता के संदर्भ में एक गहरी समझ प्रदान की। किस पे? पृथ्वी पर जीवन जीवन की विविधता। जब वे वापस इंग्लैंड पहुंचे तब उन्होंने वहां रहकर विभिन्न प्रयोग किए, जिससे वे सिद्धांत पाए कि जीवन का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। उन्हें मेंडल के प्रयोगों में प्रबोधन मिल सकता था, किंतु ये दो महानुभाव एक दूसरे के कार्यों को नहीं जानते थे। फिर इनमें से कौन सा विचार विज्ञान और विज्ञान एवं विज्ञान के क्रियाकलापों के लिए उपरोक्त द्वारा समर्थित है? ये बोल रहे हैं कि जो उन्हें क्या कर सकता है, जीवन के विकास चयन हुआ। उन्हें बोल रहे हैं कि मेंडल के जो प्रयोग हैं उनमें प्रबोधन मिल सकता था, क्योंकि लेकिन ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। ठीक है, दूसरे कार्यों को नहीं जानते थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, वैज्ञानिकों में कार्य साझा करना कभी लाभदायक नहीं हो सकता। इसका समर्थन इसी से मिल रहा है कि वो लोग नहीं जानते थे, मतलब यही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को चंद्रमा, कलाएं और आकाश में नक्षत्रों की परिवर्तनशील स्थिति के विषय में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग होगा? जो नक्षत्र हैं, चंद्रमा की कलाएं हैं, इन सब चीजों का जो है शिक्षण करवाना है। इसमें से सबसे सही क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, विद्यार्थियों को रात्रि आकाश का 2 महीने तक अवलोकन करने के लिए कहना। अवलोकन करना मतलब खुद से जांच करना, ये बिल्कुल सही है। अवलोकनों को लिखने एवं चर्चा करने के लिए कहना। डिस्कशन वाली चीजें ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त सूचक है? जो रुचि का आकलन मतलब इंटरेस्ट का असेसमेंट करना है, कौन सा उपयुक्त होगा इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, समकालीन अनुसंधान विचारधारा के विषय में बोध प्रदर्शित। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है, या लास्ट बोले, विज्ञान के शिक्षकों द्वारा अनुसरित जांच अभिमुख प्रयोगशाला कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या एक वांछित योजना मतलब डिजायरेबल जो प्लानिंग है वो क्या है? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, कक्षाएं एक प्रश्न देकर आरंभ की जानी चाहिए, क्योंकि जांच वाली चीजें हैं ना, तो प्रश्न से आरंभ करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।